Namaskar, I'm Ashok Vyas, and today's show is going to be very special. For this is dedicated to yes, to call it Shakti, call it that part of humanity which brings beauty and glory to the world. Before we begin and talk about women with wings, एक गाना याद करते हैं बहुत पहले, बल्कि एक कविता शायद महादेवी वर्मा जी की, जिसमें कहा गया, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। बट आई थिंक अबला से सबला बनने की यात्रा में नारी बहुत दूर निकल आई है। और जब इंटरनेशनल वुमेन डे इस बरस मनाया जा रहा है, तो हम कहाँ हैं और क्या हमारी सोच है, वो अपने स्थान पर महत्व रखता ही है। पर साथ ही साथ महिलाएं स्वयं क्या सोचती हैं इस यात्रा के बारे में। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आस्था नवल जी को और गीता सेतिया जी को इस नमस्कार अशोक जी। नमस्ते, आप दोनों का स्वागत है। और नमस्ते। बहुत संक्षेप में यदि ये कहा जाए कि आस्था जो है वो आस्था के बीच नई पीढ़ी में अपने परिवार में भी पहुंचा रही हैं और हिंदी के प्रोफेसर के रूप में भी पहुंचा रही हैं। गीता जी का अभिनय में और गीत में जो समर्पण है वो समाज को सुरभित कर रहा है, ऐसा कहते हुए सीधा सीधा बात आस्था से शुरू करते हैं। सो एज यू वर ग्रोइंग अप आस्था, क्या आपको ऐसा लगा कि आप लड़की हैं, इस कारण कुछ चीजें आपके लिए अलग हैं, जिनको लेकर आपको कहीं ना कहीं छटपटाहट होती थी कि अगर मैं लड़का होती तो शायद ये सुविधा या ये अवसर मेरे लिए उपलब्ध होता। बात करते हैं आस्था से। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी मुझे यहाँ बुलाने का, और नमस्ते गीता जी। नमस्ते। महिला दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आपने जो प्रश्न किया है वो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, और मैं इसका उत्तर अपनी एक बहुत छोटी सी कविता से दूंगी। स्वागत। जिसका शीर्षक है लड़की आज भी। बरसते पानी को देख हुई हर्षित मैं, मन में उठी सागर सी हिलोरें, चाह उठी वृक्षों के साथ झूमने की। वर्षा की बूंदों को छूने के लिए जैसे ही खिड़की खोली, वो सारी बूंदें मेरी ही आंखों से बह निकली। वाह। सारा हर्ष, सारी हिलोरें छिप गई कहीं, सब कुछ धुंधला सा हो गया, और दिखाई दी केवल 9 लोहे की आड़ी सीखचें, जो डाल दी गई हैं खिड़की में सुरक्षा के लिए मेरी। पानी अब भी बरस रहा है, वृक्ष झूम रहे हैं, पंछी चहक रहे हैं, मैं सब कुछ देख रही हूँ, मगर सीखचों के भीतर से। वाह, क्या बहुत बात। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, मेरा माहौल बहुत ज्यादा कहा जाए तो उन्मुक्त परिवार था। माता पिता दोनों यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, खुले विचारों के लोग थे, लेकिन फिर भी जब उनकी बेटियों के लिए कमरा बनना था तो उसमें सीखचे लगाना बहुत जरूरी था। तो आप सोच सकते हैं कि चाहे जितना भी मॉडर्न एरा हो, हम लड़कियां कहीं ना कहीं इससे जूझती हैं। ये जो सीखचों वाली बात है गीता जी, इसको मैं थोड़ा आस्था से भी समझना चाहूंगा। बट पहले आपका विचार, देखिए आप एक माँ भी हैं और आपकी पुत्रियां भी हैं जो मैं जानता हूं, तो एक सुरक्षा की भावना पेरेंट्स के अंदर बच्चों के लिए होती है, विशेष करके बच्चियों के लिए और अधिक होती है। वो कहीं ऐसा हो जाता है कि ट्रांसलेट होकर उसके एक्सपीरियंशियल एरिया में जब पहुंचती है तो उसको लगता है कि ये मेरे लिए बंदिशें हैं। तो बंदिशें नहीं भी लगे और सुरक्षा भी रहे, एक काफी डेलिकेट बैलेंस इसमें करना पेरेंट्स के लिए चैलेंजिंग हो जाता होगा। तो अब अपनी चाइल्डहुड को भी याद करें और एज अ पेरेंट जो वातावरण आप देना चाहती थी उसके बारे में भी बात करें। अशोक जी, मेरा जन्म हुआ एक पंजाबी फैमिली में, तो यस, द जेंडर बायस ऑब्वियसली वाज देयर। हालांकि पेरेंट्स वर वेरी मॉडर्न। फादर मेरे गवर्नमेंट सर्विस में थे, मदर मेरे होम मेकर थे, सिंगर थे, ऑल इंडिया रेडियो में गाते थे, जाना आना करना सब होता था। बट एक डिफरेंस तो था, मेरे 2 भाई थे, दोनों भाइयों में और मुझ में इतना फर्क तो था कि घर के काम है तो मुझे सीखने हैं,
कुछ बोल रहे हैं, अगर हमारी आपस में कोई नोक-झोंक है, तो मुझसे कहा जाता था कि अच्छा तुम ज़रा अपना स्वर नीचे कर लो, कोई बात नहीं, वो तो लड़के हैं, मतलब वो इनडायरेक्टली कहा नहीं इतने शब्दों में, पर मीनिंग वही था। एंड एट दैट टाइम आई टूक इट वेरी कामली कि हाँ, दिस इज़ हाउ इट इज़ एंड दिस इज़ हाउ। अब सोचती हूँ रेट्रोस्पेक्टिवली, तो मुझे लगता है कि दैट वाज़ देयर, वो चीज़ें। बट हैविंग सेड दैट, आई वाज़ गिवन फुल फ्रीडम, और मैं बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ अपने पेरेंट्स की, टू लर्न म्यूज़िक, टू इवन go for the theater. And theater, you know how the माहौल है सारा, उसमें भी मेरे साथ मेरी माँ जाती थी। बट मैंने प्लेस किए और हर जगह किए, और बहुत खुशी से उन्मुक्त होकर, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन ऐसे की। रात को 11 बज जाते थे आते हुए 11:30, पर ये था कि मेरी माँ साथ में होती थी, तो वो माहौल था। कट टू, मेरी अपनी लड़कियां हैं 3, एंड उनके साथ मैंने जो किया वो ये था कि उनको थोड़ी-थोड़ी फ्रीडम दी। हालाँ अंदर दिल काँपता रहता था शुरू में, स्पेशली विद द फर्स्ट वन, आई वाज़ लाइक, ओह माय गॉड, आई डोंट नो इफ आई एम डूइंग द राइट थिंग। बट यू नो, जब आप विंग्स देते हो, तो आपको फिर उड़ान उनको भरने देना होगा। ये आपको भी समझना होगा। अगर आप विंग्स देके उसको पकड़ के रखोगे, तो आप किस बात के विंग्स दे रहे हो? माइट एज़ वेल घर में बिठा लो। फिर अगर वो जा रही हैं, बाहर जा रही हैं, यू हैव टू ट्रस्ट योर अपब्रिंगिंग उसके लिए। वो लड़के के साथ भी हो सकता है, लड़की के भी। थोड़ा ध्यान लड़कियों के लड़की के हिसाब से बता दिया जाता है कि तो आप हम दोनों इस चीज़ का जी, हम दोनों तरफ जाएँगे, व्यक्तिगत अनुभव की भी बात करेंगे और समाज में जो कुछ हम देखते हैं और जिस तरह की घटनाएँ होती हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। पर मैं भी अपनी एक कविता के साथ आस्था की तरफ जाऊँ, जिसमें कहा गया कि वो अच्छी लगी क्योंकि उसके पंख थे। बाद में ये शिकायत रही कि वो किसके पास। उड़ना क्यों चाहती है। वाह, वाह! बहुत खूब, बहुत खूब, तो बहुत खूब। तो अक्सर ऐसी स्थितियों में वेरी ट्रू। जब जब किसी के प्रति आकर्षण होता है युवा अवस्था में, तो जो लड़का-लड़की बाद में पति-पत्नी रूप में होते हैं, वो ऐसा लगता है कि जो एक प्रेमी के रूप में वो जिस व्यक्तित्व को देख रहा था, अब वो उसको संकुचित करना चाहता है, इस तरह की बात आती है। आस्था, इस बार जो यूनाइटेड नेशंस ने थीम रखा इंटरनेशनल वुमेन्स डे के ऊपर, उसमें उन्होंने बात की फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, राइट्स, इक्वालिटी, एम्पावरमेंट। और मुझे लगता है हमेशा कोई यही बात रहती है। अब मैं इक्वालिटी को लेकर आपकी तरफ आना चाहता हूँ। इक्वालिटी बहुत अलग-अलग डायमेंशंस लेकर आता है। आप कहाँ इक्वालिटी करोगे? अच्छा, इसमें मैं अगर वहाँ से शुरू करूँ कि जो माता-पिता अलग-अलग रूप में जेंडर रोल पहले जिस तरह से डिफाइंड थे, वो धीरे-धीरे मुझे लगता है ब्लर हो रही है वो वाली सिचुएशन। तो फिर भी इक्वालिटी, इज़ इट डिज़ायरेबल और देयर आर सम special features which women or a feminine gender has, जो उसको बाहर आ रहे हैं in order to claim a sense of equality with men. And allow me to put this to both of you. आस्था, जब हम ये मानते हैं या ये सोचते हैं कि महिला पुरुषों के समान हो, तो कहीं न कहीं हम पुरुष को श्रेष्ठ मान रहे हैं पहले से ही। तो जो महिला की विशेषता है, हम उसको नकार रहे हों। ऐसी स्थिति लगती है आपको आस्था? मुझे इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझ नहीं आता। जब हम ये बात करते हैं कि हाँ, इक्वल पे ज़रूर समझ में आता है। जब हम ये बात करते हैं राइट टू वोट, समझ में आता है। पर जब कई बार कुछ लोग फेमिनिज्म के नाम पे ये कहते हैं कि अगर आदमी गालियाँ दे के बात करेगा तो मैं भी कर सकती हूँ। ये कोई इक्वालिटी नहीं हुई, ये चॉइस है और इसमें आदमी और औरत का कोई भी लेना-देना नहीं है। और आजकल जब मैं देखती हूँ तो जो युवा पीढ़ी है वो बड़े अजीब-अजीब तरीके के इक्वालिटी के चीज़ें लाती है। जो हमारे बहुत पहले की औरतों ने जो संघर्ष किए, वो हम उसको भूल जाते हैं कि सच में वोट देने के लिए जो संघर्ष किए, उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए। पर आदमी एक अलग प्राणी है, औरत एक अलग प्राणी है।
अगर मैं ये बोलूं कि अरे तुम्हें क्या पता, तुमने बच्चा नहीं पैदा किया, हाँ क्योंकि वो बच्चा नहीं पैदा कर सकता, तो वो अगर तुम्हें बच्चा पैदा करना है तो वो मुझे ही करना है, देन अगेन इट इज अ चॉइस। आप ये नहीं कह सकते कि अगर किसी ने बच्चा नहीं पैदा किया, जैसे अभी कहा गया, वो माँ, वो औरत अच्छी ही नहीं है। वो भी ऐसी बातों से हमें लड़ना है, वहां पे हमें इक्वालिटी दिखानी है कि नहीं, हम किसी से कम या ज्यादा नहीं है कुछ एक चीज करके। लेकिन साथ ही में हमें ये भी याद रखना है कि हम, जो आपने कहा, कि हम किसी और के जैसा होना क्यों चाहते हैं। वी शुड सेलिब्रेट बीइंग अ वुमन। आई डोंट वांट टू बी अ मैन, सो why not be a nice woman rather than, oh, I am better than a man. That is my take. हो जी सकता है कि बहुत अलग अलग हो। मेरी कविताओं में सब मुझे बोलते हैं कि मैं बहुत फेमिनिस्टिक व्यूज रखती हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है मैं औरत हूँ तो मैं औरत की ही बात कर सकती हूँ। शायद मैं आदमी को उस तरह से नहीं समझ पाती जी जैसे। जी, यहाँ से एक सूत्र मिलता है मुझे जिसको लेके मैं गीता जी की तरफ चलूं तो अ, जो आदमी और औरत का जो भेद है वो अपने स्थान पर है, लेकिन फिर भी व्यक्ति व्यक्ति होता है, चाहे वो पुरुष है या स्त्री है। और उसकी जो क्षमताएं हैं, उसकी जो प्रतिभा है, वो सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करती है कि वो पुरुष है या स्त्री। और ये हमने इसके बहुत सारे उदाहरण देखे भी हैं। तो पहले से अधिक अवसर में आप देखेंगी, चाहे पुलिस फोर्स हो या सेना हो या पायलट के रूप में महिलाएं दिखाई देती हैं आपको। और लेकिन जैसे आस्था ने कहा कि उसके अंदर का जो स्त्रीत्व है, जो उसका नारीत्व है, उसका जो एक उसकी जो परिभाषा देना मुश्किल है। लेकिन पहले हम ऐसा सुनते थे गीता जी कि नारी तुम केवल लज्जा हो, जैसे इस प्रकार का वाक्य चलता था। Yeah. अब लज्जा को लेके इतना ज्यादा विद्रोह कई बार दिखता है, सामूहिक रूप से भी दिखता है, और जो हम जेंडर इक्वलिटी के नाम पर बात करें उसमें भी दिखता है। उसको लेते हुए आस्था जी ने बात करी कि गालियां बककर क्या क्या वो हो जाता है कि भाई हम उसके इक्वल हैं। तो अभी इसका दूसरा पहलू भी दिखाई देने आ जाता है कि जो सेक्स को लेकर मर्यादाओं वाली बात है, तो कहते हैं पुरुष कर सकते हैं तो हम भी अधिकाधिक संबंध स्थापित करेंगे, और ये हमारा स्वतंत्र होने का एक स्टेटमेंट है दैट आई डोंट केयर फॉर द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। तो हम रियल इश्यूज यानी जो नारी फेस करी उस तरफ भी आएंगे, बट यहाँ से होते हुए चले तो हाउ डू यू सी द वे a woman is rediscovering her identity or trying to claim her space in this new call it gender oriented world order, Geeta ji? देखिए अशोक जी, लज्जा का आप क्या मायना लेते हैं? अगर आप लज्जा का मायना ये लेते हैं कि मैं पर्दे में रहूं, मैं आवाज नहीं खोलूं, मेरी आवाज बिल्कुल भी किसी भी आदमी से ऊंची कभी भी होनी नहीं चाहिए, तो वो लज्जा मुझे स्वीकार नहीं है। आई एम माई ओन पर्सन। म्यूचुअल रिस्पेक्ट इन एनी रिलेशन हैज टू बी देयर, चाहे वो आदमी औरत के बीच का है, दो औरतों के बीच का है, दो आदमियों की, किसी का भी है। ये एक बेसिक चीज होनी चाहिए, और मैं ऐसा मानती हूँ कि वो जरूरी है। एंड हैविंग सेड दैट, उसके बाद आप अपना पक्ष रख सकते हैं। अगर लज्जा का मतलब मेरे लिए इज ग्रेस, अगर अगला ग्रेसफुल नहीं है तो मुझे अपनी ग्रेस नहीं छोड़नी, उसको उसके साथ मुझे अपना सुर में सुर वो नहीं मिलाना। मैं अपने स्वर में जो मेरा स्वर ठीक है उसको रखूं। दैट्स हाउ आई फील अबाउट दिस इशू। अपने स्वर की बात को लेते हुए थोड़ा ऐसी स्थितियां जो हम समाज में देखते हैं, वहाँ चाहे आप फिल्मों से लेके एडवर्टाइजमेंट से लेके या कुछ ऐसी एक्सट्रीम अनफॉर्चुनेट घटनाएं जो हाल ही में भारत में कर्नाटका में भी हुई, जब इजराइल की महिलाओं के साथ में, ये एक पाशविक व्यवहार है, ये एक बर्बरतापूर्ण व्यवहार है, बलात्कार के रूप में जो व्यक्त हो जाता है।
उसके बहुत सारे कारण रह सकते हैं, पर इस दृष्टि से जो नारी सुरक्षा का जिम्मा क्या नारी पर भी आता है? सामाजिक दृष्टि से हम जिस तरह के संस्कार देते हैं, जिस अप्रोच के साथ बच्चे बाहर आते हैं, बड़े होते हैं, लड़का लड़की, उनका भी कहीं ना कहीं संबंध है। क्या बात आपके दिमाग में आती है विच मे हेल्प इन प्रिवेंटिंग दीज काइंड ऑफ अनफॉर्चुनेट इंस्टेंसेस की वो ईव टीजिंग बहुत ज्यादा हो रही है, या कई कई लड़कियां घर से बाहर इसलिए नहीं निकल पा रही क्योंकि चौराहे पे लड़के इस प्रकार की फप्तियां कसते हैं, और ये अभी भी हो रहा है। एक तरफ महिलाएं बहुत आगे पहुंच गई हैं, स्पेस में पहुंच गई हैं, पर दूसरी तरफ ऐसा है कि वो अपनी घर से बाहर गली के मोड़ तक जाने में भी संकोच करती हैं। इस तरह की स्थितियां भी हैं। सो प्रोएक्टिवली अब जब हम देखते हैं 2025 में, तो क्या थॉट प्रोसेस आपका है आस्था जी इसके बारे में? मेरे 2 बेटे हैं, अभी छोटे हैं 10 और 12 साल के, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ईश्वर ने बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी दी है। लड़कियों के कपड़े, लड़कियों का देर तक बाहर रहना या लड़कियों का कुछ अलग तरह से व्यवहार करना, हो सकता है कोई करे भी, वो कभी भी कारण नहीं बनना चाहिए उस वहशीपने का जो आपने कहा। कि अगर कोई लड़की ने बहुत ही अश्लील कपड़े पहने हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो मेरे बच्चे हैं, जो आज बड़े हो रहे हैं, उनको ये हक हो कि उसके साथ बलात्कार करें। तो मेरे ख़्याल से हमें अपने समाज में लड़कियों से पहले अपने बेटों को ये समझाना है कि ये ठीक नहीं है। इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी अगर नज़र गंदी है, तो क्या आपको लगता है जो लोग बुर्के में रहते हैं, वहाँ पे रेप नहीं होते? वहाँ पे आए दिन ऐसी खबरें नहीं होती? तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि शायद जितनी भी माएँ हैं, जिनके बेटे हैं, जो बहनें हैं, जिनके भाई हैं, उनकी ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी है। मैं फिर यहाँ औरतों पे ही शायद ज़िम्मेदारी डाल रही हूँ इस बात की। इस पे भी सवाल उठ सकते हैं कि औरत ही क्यों, पर शायद मुझे ऐसा लगता है जो संस्कार एक माँ डाल सकती है, वो और कोई नहीं डाल सकता। लेकिन जिस घर में माँ का आदर नहीं हो रहा और उसको बोलने नहीं दिया जा रहा, शायद वहाँ पे बच्चे ऐसा व्यवहार करना सीखते हैं। तो पिताओं की और पतियों की भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। मेरे को लगता है साझी जो जिम्मेवारी है उसमें हम जो मीडिया है उसके रोल की तरफ भी बात करें गीता जी, तो जैसे मैं कह रहा था, एडवर्टाइजमेंट्स हैं या फिल्में हैं या जिस तरह का साहित्य है, जिस तरह के गीत हैं जो अधिक प्रचलन में आ जाते हैं, कई बार तो अनजाने में हम छोटे बच्चों के मुख से इस प्रकार के गीत गाते, उनको नृत्य करते देखते हैं जो वस्तुतः नारी को भोग्या के रूप में रेखांकित कर रहे हैं। वो अचेतन में उसके कहीं जाता होगा बिना अर्थ को समझे हुए भी। जो बहुत प्रचलित गीत में रहा, तो उसमें मेरा पैंट भी सेक्सी टाइप के गाने रहे। अभी भी उस दिशा में बहुत सारे गाने आ रहे हैं, और जैसे मैंने कहा, हम बिना अर्थ समझे उन गानों पर थिरकते होते हैं शादियों में या जो भी है। आपको लगता है कि ये जो मीडिया है उसका भी कुछ रोल है संस्कारित करने में? क्योंकि माता पिता अपने स्थान पर हैं, पर जो प्रभाव हम लेते हैं वो बहुत सारी दिशाओं से आते हैं। गीता जी। मैं मीडिया का रोल नकारूंगी नहीं इसमें कि वो बेटर सब्सटेंस दिखा सकते हैं, पर उससे कहीं अधिक मैं उसको पब्लिक को जिम्मेदार ठहराऊंगी उस पे। एक फिल्म कोई आती है, नाम के लिए ले रही हूँ, मेरे से डिफरेंट भी हो सकता है किसी का व्यू, एनिमल। जी। हमें सबको पता है उसमें क्या दिखाया गया, किस तरह से दिखाया गया लड़की को। जिसने बनाई उसने बनाई, जिसने एक्ट करा उसने एक्ट करा, ठीक है, उस पर भी जिम्मेदारी थी। दे कुड हैव सेड नो। In the past, Shabana Azmi has said no to those kind of roles very clearly and rightfully. पर वो फिल्म इतनी चली क्यों?
उसको इतने अवार्ड्स से नवाजा गया और इतना हाई उसको मिला सब कुछ। क्यों? ये किसने दिया? ये डायरेक्टर ने तो नहीं दिया, प्रोड्यूसर ने तो नहीं दिया, ये लोगों ने दिया। ये लोगों की मानसिक स्थिति है। ये हमें बदलनी है, सोसाइटी को बदलना है। बिल्कुल। और जो आप कह रहे थे कि इसमें सोसाइटी का रोल या घर का रोल, मैं बिल्कुल आस्था जी से स्पेशली उनके लास्ट पार्ट से सहमत हूं कि ये माता पिता दोनों का रोल है। और लड़कों को ये बात समझाना जो पिता भी समझा सकता है। अगर वो एक्ट किसी एक तरह से कर रहा है एंड ही फील्स कि इसमें बड़ा ये मैनलीहुड है कि जी मेरा लड़का देखो क्या मेरी तरह देखो सुनता नहीं है, सुस्त है, लड़की को करना होगा, गलत। एक जिम्मेवारी एक पिता की भी उतनी है जितनी एक माँ की है। ये जो हम हर बार थोप देते हैं ना कि माँ से अच्छे संस्कार नहीं, पिता से अच्छे संस्कार भी नहीं कोई दे सकता। हम्म, माता पिता दोनों की है, बच्चा दोनों का है। बिल्कुल दैट्स हाउ आई फील। बिल्कुल। अब थोड़ा रोल मॉडल्स की बात करते हैं, और कुछ तो हम स्टैंडर्ड हमारे दिमाग में आते हैं, भाई इंदिरा गांधी का नाम आ जाता है, इधर मदर टेरेसा का नाम आ जाता है। पर हम अभी जो हमारे समय में हैं, चाहे अभिनेत्रियां हों, चाहे राजनीति में हों, चाहे लेखिकाएं हों, उनमें से कोई ऐसा नाम है? जैसे आपके साथ मैं याद करूं कि हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता जी का नाम आया है क्या, मतलब बन गई हैं, उसके पहले भी आतिशी थी वो महिला। फिर इटली की जो नेतृत्व प्रदान करें वो भी महिलाएं। इस प्रकार से समय समय पर हम देखते रहे कि चाहे राष्ट्रीय राजनीति हो या हमारे अमेरिका में भी हिलरी क्लिंटन वहां पहुंचते पहुंचते रह गई, या तो जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो महिलाओं की नेतृत्व क्षमता को दुनिया स्वीकार रही है। पर अगर रोल मॉडल के हिसाब से देखें आस्था जी, तो किन महिलाओं की उपलब्धियां, चाहे वो स्पेस में गई हों, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, उनको लेकर आपको विशेष गर्व होता है और आप उनको अ, अपने लिए नहीं, आने वाली बच्चियों के लिए रोल मॉडल के रूप में देखती हैं? मुझे एक इंटरव्यू मैंने देखा था। मैं भारत की राजनीति से ज्यादा अभी जुड़ी नहीं हुई हूँ। आतिशी मेरे कॉलेज में ही मेरे पापा मम्मी की कलीग की बेटी थी, इसलिए मुझे पता था कि वो रही है। पर मैंने एक बहुत पहले इंटरव्यू देखा था सानिया मिर्जा का, जब उन्होंने बहुत बड़ा खिताब लिया था। और उनसे इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप सेटल कब होंगी। तो उसने बहुत अच्छी तरह से कहा था कि मैंने पूरी दुनिया में भारत का नाम एक स्थान पर लाके रखा, मैंने इतने अवार्ड्स जीते, और आप अभी भी मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं सेटल कब होंगी का क्या मतलब है। आपने कभी किसी क्रिकेटर से नहीं पूछा कि वो सेटल कब होगा, तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। तो मैं सानिया मिर्जा को इस बात के लिए बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि जिस बेबाकी से उसने इतने साल पहले ये बात करी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, और वो एकदम युवा पीढ़ी को रिप्रेजेंट करती हैं। तो सानिया मिर्जा की इस बात का जो संदर्भ है उसको लेके गीता जी, ये पहले के मुकाबले में बच्चे बच्चियां, मतलब लड़के लड़कियां दोनों ही विवाह के बंधन को जहां तक संभव हो टालने के भाव में अधिक रहते हैं। और लड़कियां ऐसा सोचती हैं, ये मेरा अनुमान है, कि विवाह करने के बाद में उनकी जो संभावनाएं हैं वो ठीक से वो प्रकट नहीं कर पाएंगी, बंधन हो जाएगा। और जो एक पारंपरिक गृहिणी की भूमिका को जिस तरह से उन्होंने देखा होता है, वो उस भूमिका में नहीं जाना चाहती। तो परिणाम ये होता है कि बहुत लंबे समय तक कॉन्शियसली कई बच्चियां विवाह नहीं करती हैं। ये वाला जो एक ट्रेंड, अगर मैं इसको ट्रेंड कहूं, आप देखती हैं इसका वुमेन एम्पावरमेंट के साथ में, इसके साथ अगर मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ओवरलैप्ड इश्यूज है। जब महिला अपनी अस्मिता की, अपने स्वतंत्रता की बात को लेकर आगे आती है, तो ये क्या, जो एक परिवार की संरचना है उसकी
कॉस्ट पर होते दिखाई देती है। अगर विवाह कर लें उसके बाद में भी जो डिवोर्स रेट्स हैं वो बहुत बढ़ गए, तो ऑफ कोर्स जैसे आस्था कह रही थी, ब्लेम कह दो या उत्तरदायित्व तो दोनों का रहेगा। पर आपको लगता है ये जो नई नारी का एक रूप हमारे सामने आ रहा है, वो अभी जो पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों के साथ की भूमिका को स्वीकार करने की दिशा में मुझे लग रहा है थोड़ा सा रीएडजस्टमेंट या रीपोजिशनिंग समाज में होती दिखाई दे रही है। इस बारे में गीता जी आपके विचार? मैं लड़कियों का पक्ष रख सकती हूँ क्योंकि मेरी अपनी बेटियां हैं और मेरी बात उनसे इस बारे में भी होती रहती है। ये सिर्फ लड़की का ही नहीं है कि हम नहीं करने, ये मैं उनकी तरफ से एटलीस्ट जो है कि इसलिए नहीं है कि हम अपना रोल नहीं निभा सकते। ये है कि रोल दोनों में एक यहाँ इक्वालिटी आती है कि अगर मेरी लड़की अगर रात को 9 बजे तक काम कर रही है, 8 बजे तक कर रही है, तो ये एक्सपेक्टेशन उससे होना कि घर आके वो खाने का, घर का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, ये गलत है। अगर 2 चेक्स तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं घर में आते हुए, जो आजकल हर लड़के को लगते हैं। चेक्स एंड I'll बैलेंसेस। say it the way it is. जी जी जी। Everybody loves 2 checks and 2 incomes. वो बहुत अच्छी लगती है, पर उसके साथ उसका प्राइस है फिर। और दूसरा ये है कि लड़कियों का आजकल ये है कि वी आर नॉट इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन एनी बॉय। हमें कंपेनियनशिप चाहिए, हमें इमोशनल कंपेनियनशिप चाहिए, जो चाहिए एक साथ चाहिए किसी का। हम डिपेंडेंट नहीं है किसी पे, तो वो साथ ढूंढती हैं। और ज्यादातर लड़कों में भी ये है कि दे हैव सीन देयर पेरेंट्स एंड आई डोंट ब्लेम देम, दे हैव सीन आवर जनरेशन और हमसे आगे की, जिसमें देयर मॉम्स डिड थिंग्स फॉर देयर फादर्स एंड द फैमिली एंड एवरीथिंग। जब आप उससे बड़े होते हैं, वो लेके सारा कॉन्सेप्ट पूरा आप युवावस्था तक होते हैं, तो अनचाहे में भी आपका थोड़ा सा वो रह ही जाता है कि ये तो औरतों का काम है, ये लड़कियों का काम है, जो आजकल चेंज हो रहा है। और दोनों तरफ से उसमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। लड़कियों को भी ये मुझे इसमें कोई ये लड़की की नहीं लगता कि दिस इज़ बीइंग फेमिनिन कि मैं तो ऐसी हूँ और मैं तो बाहर ही कर सकती हूँ और मैं पानी का ग्लास भी दूँगी तो तुमने मुझे चाय का कप देना है। ये जो इक्वेशन आजकल चल रही है ना कि आधा मैं, आधा तुम, आधा मैं, आधा तुम। नहीं, प्यार में ये नहीं होता, एक रिलेशनशिप में ये नहीं होता। हम ये सोचें हम ना सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। क्या बात है, क्या बात है। यही बात पॉलिटिकल तो लेवल पे वो कहते हैं कि राष्ट्र ने तुम्हारे लिए क्या किया, ये मत सोचो, ये सोचो कि तुमने राष्ट्र के लिए क्या करा, तो ये असल ये हमेशा चलेगा। मैं कहना चाहूंगी अशोक जी, आपने पूछा ना कि लड़कियों का रोल। मेरी अपनी एक भाभी हैं बहुत अच्छी, और उन्होंने सारे जितने भी एग्जाम्स होते हैं सब क्लियर करे। घर की ससुराल की तरफ से कोई बंदिश नहीं थी। वो साइंस स्टूडेंट थी और वो लेक्चरशिप के लिए जब गई या उनको कुछ प्रोजेक्ट करना था, सब कुछ सिलेक्शन हो गया, स्कॉलरशिप मिल गई। पर जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, ये इंडिया की बात है, उन्होंने जैसे ही उनको पता चला अरे तुम शादीशुदा और नई नई शादी हुई थी, तब उन्होंने कहा बेटा सॉरी हम नहीं लेंगे। मैंने कहा पर क्यों? कहते नहीं नहीं अभी सास ससुर का फोन आ जाएगा, हमारे रात के 8-8 9-9 बजे तक चलता है। उनकी मदर इन लॉ साथ गई कि हम चाहते हैं ये बच्ची इतनी होशियार है कि ये आगे पढ़े। कहते नहीं हम ले ही नहीं सकते, अभी ये प्रेग्नेंट हो जाएगी, अभी हो जाएगा हमारा प्रोजेक्ट का बंटाधार हो जाएगा। अब ऐसे में क्या क्या करे मतलब लड़की ना, दिस इज वेरी कॉमन। शायद जो उसकी 4 सहेलियां तब तक जिनकी शादी नहीं हुई थी वो फिर नहीं करेंगी ना शादी। ये बिल्कुल ऐसा बिंदु है जहां पर हम बात को फिलहाल विराम देंगे, पर ये बात अनवरत चलने वाली है। और विमेन विद विंग्स जो हैं वो अपने पंख फैला के उड़ सके, उसके लिए उन्हें जैसा आसमान चाहिए वो भी उनको मिले, ये हम सबका उत्तरदायित्व बनता है। हम सबका मतलब गीता जी और आस्था जी का और मेरा ही नहीं, बल्कि आप सबका जो हमारे साथ जुड़े हैं इस बातचीत में। और मुझे लगता है उस दिशा में और अधिक सजगता से, संजीदगी से सोचने और सक्रिय होने की आवश्यकता है। आस्था जी, गीता जी का धन्यवाद करने के साथ साथ समस्त
महिलाओं के प्रति जो श्रद्धा के साथ में कृतज्ञता का भाव होता है और मंगल कामनाओं का भाव है, और ये भी प्रार्थना कि हमें वैसे समाचार न सुनने पड़े, ऐसी घटनाएं न हो जिनको सुनना अपने आप में न केवल उस क्षण पीड़ा देता है बल्कि लंबे समय तक पीड़ा देता रहता है। फिर से मंगल कामनाएं। नमस्कार।